नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। द इनसाइड स्टोरी में आज की खास पेशकश मुस्लिम लीग। पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। देश के बंटवारे के लिए विलन माने जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को गुजरे हुए 75 बरस हो गए, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में आज भी जिन्ना की गूंज यदा कदा सुनाई पड़ती है। और अब तो मुस्लिम लीग की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। सवाल ये, क्या ये वही मुस्लिम लीग है आजाद भारत वाला, जो पहले का मुस्लिम लीग था, जिसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के लिए गुनहगार माना जाता है? आज इनसाइड स्टोरी में इसी की पूरी पड़ताल होगी। और अगर ये वो मुस्लिम लीग नहीं है तो फिर जिन्ना से इसका कनेक्शन क्यों जोड़ा जा रहा है? मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें माना जाता है देश के बंटवारे का खलनायक। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए। जिनकी जिद ने भारत विभाजन करवाया और पाकिस्तान बनवाया। इस ममलिकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। 75 साल बाद उन्हें जिन्ना की गूंज भारतीय सियासत में फिर से सुनाई दे रही है और इसकी वजह बना है एक नाम, मुस्लिम लीग। वो पार्टी जिसे सन 47 में हिंदुस्तान के बंटवारे का गुनहगार माना जाता है। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में आज अचानक मुस्लिम लीग की चर्चा क्यों होने लगी है? भारत में मुस्लिम लीग अचानक राजनीतिक विमर्श के केंद्र में कैसे आ गई? इसकी वजह है राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्होंने 7 समंदर पार अमेरिका के वॉशिंगटन में एक खचाखच भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में मुस्लिम लीग का जिक्र किया। और इधर देश में बीजेपी ने बवाल खड़ा कर दिया। पहले सुनिए राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग के बारे में क्या कहा। However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim Party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. राहुल गांधी ने अमेरिका में मुस्लिम लीग पर इतना क्या कहा कि बीजेपी ने देश में बयानों का बवंडर खड़ा कर दिया। इसकी शुरुआत हुई ट्विटर से। बीजेपी के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता ट्विटर पर राहुल गांधी पर हमलावर हो गए। बीजेपी ने राहुल गांधी की मुस्लिम लीग वाली बात को लपक कर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। प्रेस क्लब में आकर वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग तो एक सेकुलर संगठन है। मान्यवर, हम ये पूछना चाहते हैं, यदि मुस्लिम लीग सेकुलर संगठन है तो जब आपकी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार थी तो जून 2013 में केरल की मल्लापुरम की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि चूंकि वह मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, इसलिए लड़कियों की शादी की आयु जो 18 वर्ष थी उसे घटा के 16% कर दी जाए। और मुस्लिम लीग कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने उसे मान्यता दे दी थी। जिन्ना के साथ जो जिन्ना ने जिसकी स्थापना की थी, जिसके साथ मिलके आपने बंगाल में सरकार बनाई थी, ये उसकी बात नहीं करा राहुल गांधी जी ने। उन्होंने बात की है IUML, जो केरला की एक पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उन्होंने उसकी बात करी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूं, ये वो उस पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं जिसकी मजार पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, मार्गदर्शक मंडल के चेयरमैन श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सैल्यूट मारा था और कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर जिन्ना है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने जिस मुस्लिम लीग को सेकुलर बताया वो कौन है, उसकी कहानी क्या है? क्या ये वही मुस्लिम लीग है जिसके सुप्रीमो कभी मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करते थे? क्या ये वही मुस्लिम लीग है जिसे भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार माना जाता है? जवाब है नहीं। तो फिर सवाल ये है कि राहुल ने जिस मुस्लिम लीग को सेकुलर बताया वो कौन सी मुस्लिम लीग है? उस पार्टी का नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, यानी IUML। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक राजनीतिक दल है। उसका गठन देश की आजादी के 1 साल बाद यानी साल 1948 में
तब के मद्रास में हुआ था। IUML का गठन कभी मुस्लिम लीग से जुड़े रहे मोहम्मद इस्माइल ने किया था। IUML आजाद भारत में रह गई मुस्लिमों के हितों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भारतीय चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी है। तो पूरे दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो जिन्ना के दो बड़े करीबी शिष्य थे, बड़े करीबी चेले थे, एक बी पोकर साहब और एक मोहम्मद इस्माइल साहब। इन दोनों ने, और बहुत करीबी थे उनके, इन दोनों ने आज़ादी के अगले ही वर्ष 1947 में हमें आज़ादी और विभाजन की त्रासदी दोनों एक साथ हम झेल रहे हैं, और 1948 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना यही दोनों मिलकर कर रहे हैं, जो जिन्ना के करीबी अलाई थे। तो जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स को यूनाइटेड नेशंस भेजा गया इस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए कि हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ बदसलूकी हो रही है। IUML की स्थापना भी दक्षिण भारत में हुई थी और आज भी इसका साउथ में अच्छा खासा सपोर्ट बेस है। 1952 में हुए देश के पहले आम चुनाव में IUML का पहला सांसद जीतकर संसद पहुंचा था। 2019 में लोकसभा चुनाव में IUML को केरल से 2 और तमिलनाडु से 1 सीट मिली थी। 2021 में केरल विधानसभा चुनाव में IUML 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे 15 में जीत हासिल हुई थी। केंद्रीय सियासत में IUML UPA का हिस्सा है, जबकि केरल में वो UDF का पार्ट है। तो क्या मुस्लिम लीग को सेक्युलर ठहराने के पीछे राहुल गांधी ने इसी पॉलिटिक्स को ध्यान में रखा है? पहली बात तो राहुल गांधी MP थे वायनाड से, और वायनाड में मुस्लिम लीग का बहुत वर्चस्व है और उन्होंने शायद राहुल गांधी की मदद भी की थी चुनाव में। तो उनका ये कहना कि वो मुस्लिम लीग को पूरी तरह से सेक्युलर मानते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहना खतरनाक है। मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहना, ये मानसिकता ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी का नादानी भरा बयान, इसे मैं गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है, तो मैं ये कहूँगा कि हम पर तो वो आरोप लगाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, जब ये बात कहते हैं कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है, तो ये बंटवारे का बीजारोपण कर रहे हैं, बांटने का बीजारोपण कर रहे हैं। ये आरोप नहीं है, और ये मानसिकता ज्यादा खतरनाक है। उनकी आत्मा में जिंदा रहता है। इनको ज्ञान नहीं है, ये व्हाट्सएपिया लोग हैं। ये व्हाट्सएप का ज्ञान सरकारों में लगाने लग गए, अब राजनीति में चलाने लग गए। अब जिन्ना की मुस्लिम लीग वो थी जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गठबंधन किया था, ये वो मुस्लिम लीग नहीं है। तो इस सियासी बयानबाजी के बीच आप ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि आखिर वो मुस्लिम लीग कौन है जिसे जिन्ना की पार्टी कहा जाता है? कौन है वो मुस्लिम लीग जिसे बीजेपी के नेता राहुल गांधी के बयान से जोड़ रहे हैं? ये समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। साल 1906, ढाका, ब्रिटिश इंडिया। ये वही साल था जब बंगाल विभाजन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी AIML नाम का दल वजूद में आया। इसका मकसद था भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों के हितों को सुरक्षित रखना। सितंबर 1906, लखनऊ, ब्रिटिश इंडिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन के बाद पहली बार लखनऊ में मुसलमानों का अखिल भारतीय सम्मेलन कराया गया, जिसमें देश भर से मुसलमानों के प्रतिनिधि पहुंचे। इस तरह धीरे धीरे मुस्लिम लीग का हौसला बढ़ने लगा। इससे उत्साहित होकर मुस्लिम लीग के नेताओं ने मुसलमानों के लिए अलग देश बनाए जाने के विचार की बुनियाद डाल दी। देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब मुस्लिम लीग अपना अलग ही गेम खेल रही थी। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की कमान अपने हाथ में लेकर अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को और हवा दे दी, और उसके बाद क्या हुआ ये इतिहास में दर्ज है। लेकिन मुस्लिम लीग के साथ एक बेहद दिलचस्प तथ्य ये भी जुड़ा हुआ है कि इसने कभी हिंदू महासभा के साथ मिलकर ब्रिटिश भारत के कुछ प्रांतों में गठबंधन सरकार भी चलाई थी। 1940 के दशक की शुरुआत में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने 3 प्रांतों में मिलकर सरकार चलाई। ये प्रांत थे सिंध प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट और बंगाल। अब सवाल ये आता है कि जब 1947 में देश का बंटवारा हो गया तो ऑल इंडिया मुस्लिम का क्या हुआ? क्या जो आज की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, उसका जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक है? दरअसल हुआ ये कि देश के बंटवारे के साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम की पार्टी का वजूद खत्म हो गया। सन 1947 के बाद पाकिस्तान में मुस्लिम लीग कई टुकड़ों में बंट गई।
भारत के मुसलमानों ने 1948 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम से अपनी पार्टी बनाई। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में सन 1949 में आवामी मुस्लिम लीग नाम से पार्टी का गठन हुआ। बाद में वहां बंगाली राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद हुआ तो आवामी मुस्लिम लीग से टूटकर नई पार्टी आवामी लीग बनी। इस तरह देश के बंटवारे के सबसे बड़े मुजरिम माने जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग का भारत विभाजन के साथ ही तीनों देशों में नामोनिशान मिट गया। भारत हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इन तीनों देशों में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली अपनी अपनी मुस्लिम लीग बन गई। और पाकिस्तान में तो जिन्ना अब सिर्फ नाम भर के कायदे आजम है। मुस्लिम लीग ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं है, बल्कि ये वो कट्टरपंथी विचारधारा है जिसने देश का बंटवारा करवाया। और इस विचारधारा के चेहरा थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये बड़ा दिलचस्प है कि ये वही जिन्ना है जो किसी जमाने में धर्म और राजनीति को अलग रखने के पक्षधर थे, लेकिन निजी महत्वाकांक्षाओं में वो ऐसे बदले, इस राह पर वो चल पड़े कि आखिरकार उनकी वजह से देश का बंटवारा हो गया। एक ऐसा बंटवारा जिसमें लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों लोग बेघर हो गए। और यही नहीं, दुनिया के इतिहास की अगर बात की जाए तो सबसे खूनी तारीख के तौर पर यह दर्ज है। तीन जून 1947, ऑल इंडिया रेडियो, नई दिल्ली। अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान की आजादी का इरादा तय कर चुकी थी। करीब करीब देश का बंटवारा भी तय हो चुका था। सारी घटनाओं के केंद्र में तीन चेहरे थे: लॉर्ड माउंटबैटन, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबैटन का ऑल इंडिया रेडियो पर संबोधन तय हुआ था। माहौल के मुताबिक ये बड़ी बात थी। लॉर्ड माउंटबैटन जब ऑल इंडिया रेडियो पहुंचे तो उनके साथ 3 और लोग थे: जवाहरलाल नेहरू, सरदार बलदेव सिंह और मोहम्मद अली जिन्ना। इन नेताओं की मौजूदगी में लॉर्ड माउंटबैटन का रेडियो पर संबोधन शुरू हुआ। It has been impossible to obtain full agreement on any plan that would preserve the unity of India. There can be no question of coercing any large areas in which one community has a majority to live against their will under a government in which another community has a majority. The only alternative to coercion is partition. वायसराय माउंटबैटन ने ऐलान किया कि आजादी के बाद 2 देश बनेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। देश के बंटवारे का माउंटबैटन का ऐलान महज औपचारिकता ही था, क्योंकि जिन्ना के नेतृत्व वाले मुस्लिम लीग की जो राजनीति थी उससे यह साफ हो चुका था कि आजादी के साथ ही मुल्क का बंटवारा होगा। ये बंटवारा बेशक 1947 में हुआ, लेकिन इस बंटवारे की नींव पड़ी थी 30 दिसंबर 1906 में। और इससे 1 साल पहले यानी 1905 में हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था। तब देश भर में इस विभाजन का विरोध हो रहा था। ऐसे में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह अंग्रेजों के साथ हो गए। सलीमुल्लाह के साथ आने के बाद अंग्रेजों ने बंटवारे वाली अपनी इसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और नतीजे में साल 1906 में बनी मुस्लिम लीग। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में 3000 लोगों की मौजूदगी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। स्थापना के पहले दिन से ही मुस्लिम लीग का एजेंडा क्लियर था: अंग्रेजी हुकूमत से वफादारी और मुसलमानों की सियासत। मुस्लिम लीग के नेताओं का साफ कहना था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए मुसलमानों को मुस्लिम लीग से जुड़ना चाहिए। मुस्लिम लीग के नेता मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और मुसलमानों के लिए अलग नौकरी की मांग करते थे। ये वो दौर था जब जिन्ना की सियासत में एंट्री हो रही थी। 1906 में एक तरफ मुस्लिम लीग बनी तो दूसरी ओर जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए। कुछ सालों तक जिन्ना ऊहापोह में रहे और आखिरकार 10 अक्टूबर 1913 को जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। सन 1916 में जिन्ना ने पहली बार मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1920 में जिन्ना ने असहयोग आंदोलन के विरोध में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यानी शुरुआत के 7 साल जिन्ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के सदस्य बने रहे, लेकिन 1920 में जिन्ना ने तय कर लिया था कि अब वो मुस्लिम लीग के सहारे अपनी सियासत को आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग में शामिल होने के बाद जिन्ना का एजेंडा लीग को मजबूत करना और मुसलमानों के एजेंडे को आगे बढ़ाना ही रहा। 1935 तक
जिन्ना ने बड़ी संख्या में अपनी पार्टी से मुस्लिम नेताओं को जोड़ लिया। इस बीच जिन्ना मुसलमानों के मुद्दे उठाते रहे और फूट डालो वाले अंग्रेजों के मुद्दे आगे बढ़ते रहे। जिन्ना के बंटवारे वाले एजेंडे में सबसे अहम पड़ाव रहा साल 1940। 23 मार्च 1940 लाहौर, ब्रिटिश इंडिया। लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह बेहद निर्णायक अधिवेशन था। इसमें भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग का प्रस्ताव रखा गया। मुस्लिम लीग ने पहली बार अलग मुस्लिम देश का प्रस्ताव पारित किया। जिन्ना ने अपने भाषण में कहा कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र से कम कुछ भी मंजूर नहीं। भारत विभाजन के लिए अगर गुनाहगारों की पड़ताल की जाए तो मुस्लिम लीग एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था के रूप में तो निश्चित रूप से वही जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा। वैसे तो गुनाहगारों की पूरी फहरिस्त है, लेकिन अगर सर्वाधिक किसी के ऊपर उसको डाला जा सकता है उस आरोप को, तो वो मुस्लिम लीग ही है। अब तक जिन्ना की लीडरशिप में मुस्लिम लीग एक सियासी ताकत बन चुकी थी। सन 1941 में बंगाल में मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के साथ सरकार चला रही थी। सन 1939 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग ने हिंदू महासभा और अकाली दल के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। सिंध प्रांत की मुस्लिम लीग की सरकार ने मार्च 1943 में अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया था। सिंध प्रांत की सरकार में तब हिंदू महासभा भी शामिल थी। जिन्ना के नेतृत्व में 1940 के बाद मुस्लिम लीग ने और मजबूती से अलग पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच सितंबर 1944 में गांधी और जिन्ना के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन यह बातचीत फेल हो गई। जिन्ना अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। 8 मई 1946 को ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन को भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की अंतिम योजना बनानी थी। कैबिनेट मिशन ने अलग पाकिस्तान की मांग में दिलचस्पी नहीं दिखाई, लिहाजा मुस्लिम लीग ने खुद को कैबिनेट मिशन से अलग कर लिया। 29 जुलाई 1946 जगह बम्बई। जिन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मुस्लिम लीग एक अलग मुल्क पाकिस्तान के लिए संघर्ष की तैयारी कर रही है और अगर मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं दिया गया तो वो डायरेक्ट एक्शन को अंजाम देंगी। जिन्ना की जिद और बंटवारे वाली सियासत से देश में हालात बिगड़ रहे थे। इस ऐलान के बाद हालात और तेजी से बिगड़ने लगे। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान हुआ। वैसे तो जिन्ना ने पूरे देश को डायरेक्ट एक्शन की धमकी दी थी, लेकिन इसका सबसे हिंसक रूप बंगाल में दिखाई दिया। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और हसन शहीद सुहरावर्दी के हाथ में इस सरकार की कमान थी। 16 अगस्त को जिन्ना के आह्वान पर लाखों लोग पश्चिम बंगाल में लाठी डंडे के साथ में इकट्ठा हुए। ख्वाजा नजीमुद्दीन और सुहरावर्दी के भाषण के बाद भीड़ हिंसक हो गई और खून खराबा शुरू हो गया। 16 से 20 अगस्त तक बंगाल में हिंसा होती रही। सुहरावर्दी की सरकार मूक दर्शक बनी रही। तब के कलकत्ता में ही 72 घंटों में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और लगभग 1 लाख लोग बेघर हुए। हिंसा की आग पूर्वी बंगाल की नोआखाली जिले और बिहार तक फैल गई। इस हिंसा के बाद देश का बंटवारा करीब करीब तय हो गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम एटली ने ऐलान किया कि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। भारत की आजादी की तारीख जून 1948 मुकर्रर की गई। लॉर्ड माउंटबैटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। माउंटबैटन ने जून 1947 में बंटवारे का प्रस्ताव रखा। महात्मा गांधी इससे सहमत नहीं थे, लेकिन जिन्ना और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने इसे मंजूर कर लिया। भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए मुझे खुशी नहीं हो रही। हाँ, मुझे इसमें संदेह भी नहीं है कि इस समय यही एक रास्ता है हमारे पास। भारत के किसी भाग का स्वेच्छा से संघ से बाहर रहने का प्रस्ताव हम सबको अखरेगा। फिर भी मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि दूरदृष्टि से भी मौजूदा फैसला ठीक है। बंटवारे के बाद जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर बने। जिन्ना के आजाद पाकिस्तान का ख्वाब तो पूरा हुआ, लेकिन इस बंटवारे की कीमत देश के लोगों ने चुकाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1.25 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़कर देश बदलने पर मजबूर हो गए। करीब 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए। लाखों लोगों की जान की कीमत पर जो पाकिस्तान बना वो आज भी चल रहा है और उसकी वजह भी जिन्ना है। कांग्रेस और लीग का जो फर्क था
वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फ़र्क था, क्योंकि नेहरू साहब ने आके जो रिफॉर्म्स की, जो लैंड रिफॉर्म की, सबसे बड़ी बात है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज वेरी वेरी नेसेसरी। उसमें यह है कि जिसको भी ख़तरा है कि मेरी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, वो इस तरफ आ जाए। आसान है ना, मैंने ऐलान कर दिया मेरे ग्रुप में आ जाओ, तुम्हारी ज़मीन बचा लूँगा। और वही हुआ कि वो 30-40 ख़ानदान आज तक वही मखदूम, आज तक वही कुरैशी और वही सब चल रहा है। और वडेरा कल्चर को हमने खुद ही प्रमोट किया। हिंदुस्तान में लैंड रिफॉर्म हो गई, वडेरे की ताकत को तोड़ दिया गया। वहाँ जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके जो बादशाह थे या प्रिंसेस थे, उन्हें कहा गया कि भाई इलेक्शन लड़ो, कि साल के इतने पैसे मिलेंगे, आराम से बैठ के खाओ। तो उसका हल ये है, उसका रिज़ल्ट ये है कि आज तक बलूचिस्तान में चले जाएँ, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। 11 अगस्त 1947 को दिए अपने भाषण में जिन्ना ने पाकिस्तान में सबको आज़ादी और समानता की बात कही थी, लेकिन जिन्ना की ये स्पीच महज कागजी साबित हुई। लेकिन आज पाकिस्तान जिस हालत में है, उससे साफ है कि जिन्ना का ख्वाब जलकर खाक हो चुका है और वक्त ने साबित कर दिया है कि बंटवारे पर जिन्ना गलत थी। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, उन्होंने क्या किया, उसका अंजाम क्या हुआ, यह सभी को पता है। जिन्ना की जिद ही थी कि मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की नींव पड़ी। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि जिन्ना के पिता हिंदू थे, उनके पूर्वज हिंदू थे। जिन्ना का गांव जो है पुश्तैनी, वो गुजरात में है। गुजरात के उस गांव में लोग क्या जिन्ना पर गर्व महसूस करते हैं या फिर परेशान होते हैं? एबीपी न्यूज की टीम उस गांव में पहुंची, हमने वहां की पड़ताल की है। मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान के बंटवारे के सबसे बड़े गुनहगार। लेकिन यह जानकर आपको ताज्जुब होगा, मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की बुनियाद डालने वाले जिन्ना के पूर्वज हिंदू थे। जी हां, हिंदू पुरखों की संतान रहे मोहम्मद अली जिन्ना, और उनका पुश्तैनी गांव आज के गुजरात के राजकोट जिले में है। एक ऐसे आदमी के गांव जिसने की पाकिस्तान बनवाया, उसे पाकिस्तान में वैसा ही सम्मान मिलता है जैसा सम्मान महात्मा गांधी को भारत में। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना की, जिनका की पुश्तैनी गांव इसी गुजरात में है, और यह है उनका वो गांव पानेली मोटी। गेट से अंदर जाने के चंद कदम के बाद ही गांव शुरू हो जाता है। गांव में शहरों की तरह दुकानें हैं, बैंक है। गांव के भीतर बड़े ट्रक भी आराम से आवाजाही कर लेते हैं। जिन्ना के इस गांव के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, और इस गांव के लोगों को कैसा लगता है जब इस गांव की पहचान जिन्ना के गांव के तौर पर होती है? यकीन नहीं था कि जिस जिन्ना की नफरती सोच ने सरहद पर बंटवारे की खूनी लकीरें खींची थी, उस जिन्ना के खानदान का इस गांव से ताल्लुक रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना के जो उसके परदादा थे वो इधर के रहवासी थे, मूल निवासी इधर के थे, मोटी पानेली का। उसका अभी पुश्तैनी घर भी इधर मौजूद है। पत्रकार अतुल जाग से बात करने पर यह पता चल चुका था, जिन्ना के खानदान का इस गांव से ताल्लुक रहा है। लेकिन क्या जिन्ना के खानदान की कोई निशानी इस गांव में अब भी मौजूद है? इस सवाल का जवाब गांव की कई तंग गलियों के बाद मिल गया। गांव की घुमावदार गलियों में आगे बढ़े तो 2 मंजिला मकान नजर आता है। गेट पर बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था। दस्तक दी तो एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। आगे बढ़े तो बरामदे के सामने चौड़ा सा आंगन था। कोने में मोटरसाइकिल खड़ी थी, कुछ कपड़े भी सूख रहे थे। बरामदे के कोने पर पानी से भरे 2 मटके थे। सामने नल के नीचे प्लास्टिक की बाल्टियां थी, जिनके ठीक सामने ऊपरी मंजिल को रास्ता जाता है। ऊपरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियां काई से काली पड़ चुकी थी, कुछ सीढ़ियां तो टूट भी चुकी हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के पुश्तैनी घर में मौजूद हैं, और ये घर आज भी उसी तरह का दिखता है जैसा कि उस वक्त दिखता था जब जिन्ना के दादा यहाँ पर रहते थे और जिन्ना जब बचपन में यहाँ पर आते जाते रहते थे। 2 मंजिलों का ये घर है। एक ये निचली मंजिल है और इसके ऊपर एक मंजिल है, और इन दोनों ही मंजिलों पर 2-2 कमरे बने हुए हैं। करीब 110 साल पुराना ये घर 2 मंजिला है। इस घर में अब प्रवीण पोकिया नाम के किसान अपने परिवार के साथ रहते हैं, जो अपने घर को जिन्ना का घर बताए जाने से परेशान है। उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन गांव के लोग जिन्ना के खानदान की कहानी विस्तार से बताते हैं। पूंजा भाई ठक्कर के सबसे छोटे बेटे जेना भाई ठक्कर के बेटे थे मोहम्मद अली जिन्ना। इतिहासकारों के मुताबिक 16 साल की उम्र में मोहम्मद अली जिन्ना की शादी
गुजरात के मोटी पनेली गांव की एमी बाई से हुई थी। लेकिन शादी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना और एमी बाई की मुलाकात कभी नहीं हुई। गांव वालों ने एक खास बात भी बताई। ये बताइए कि जो जिन्ना की पहली शादी हुई थी वो भी क्या इसी घर से हुई थी? जिन्ना की बारात इसी घर से निकली थी? वो तब तो मैं नहीं था, पर मैंने सुना है यहाँ से उसकी बारात निकली थी और खोजा बेराजा गांव है वहाँ यहाँ से उनकी बारात गई थी। अच्छा, वो गांव कितनी दूर है यहाँ से? वो तो पता नहीं है। वो उस नाम के गांव पर ये बारात गई थी, यहाँ से गई थी, यहाँ से ऐसा सुना है। उसने शादी इधर से ही की थी। इधर के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में जो छोटा सा गांव है वहाँ पे उसकी बारात गई थी। वहाँ के बाद वो बाद में कराची शिफ्ट हो गए थे बिजनेस के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना के दादा हिंदू थे, लोहाना ठक्कर जाति से ताल्लुक रखते थे। गांव वालों के मुताबिक पूंजा भाई ठक्कर का परिवार भगवान कृष्ण का भक्त था, तो फिर जिन्ना का खानदान मुसलमान कैसे बन गया? पोरबंदर, वेरावल, दरियाई पट्टी से मछलियों का बिजनेस करते थे, इसलिए हमारे नात ने उसको हिंदू धर्म से निकाला था, नात बार किया था उसको। और बाद में उसने इस्लाम धर्म अंगीकार किया, इस्माइली धर्म, खोजा का धर्म अंगीकार किया। उसके घर में ठाकुर जी की सेवा थी। मैंने सुना है जब तक 3 दिन तक उसके घर खाना नहीं पका था। उसकी बीवी चुस्त वैष्णव थी, ठाकुर जी की सेवा करती थी, तुलसी जी के पौधे का पानी पिलाती थी और श्री कृष्ण शरणम का जाप करती थी। गांव के लोगों ने बताया, इस्लाम धर्म अपनाने के कुछ दिन बाद जिन्ना के दादा फिर से हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो पाया। उसका दादा पूंजा भाई को पछतावा हुआ कि यह धर्म मैंने गलत अंगीकार किया है। वो गया राजकोट, वो वल्लभकोट का आचार्य था उस टाइम का, उसके पास। तो उसने फिर बोला कि मैंने ऐसा किया है, मुझे फिर से वापस हिंदू में आना है। तो आचार्य जी ने ना बोला कि बार बार ये धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते आप। इसलिए 2 जग भरी जिंदगी थी उसकी। घर में श्री कृष्ण शरणम का जाप हुआ था और वो 2-3 टाइम इबादत करता था। जिन्ना के दादा की जब हिंदू धर्म में वापसी मुमकिन नहीं हो पाई तो पूरा परिवार कराची चला गया, लेकिन नाम के आगे काठियावाड़ी पहचान नहीं छोड़ी। इसीलिए जिन्ना का नाम मोहम्मद अली जेना भाई रख दिया गया। इतिहासकारों के मुताबिक कराची में जेना भाई की मुलाकात सर फ्रेडरिक ली क्रॉफ्ट से हुई। फ्रेडरिक कराची में मैनेजिंग एजेंसी डगलस ग्रैहम एंड कंपनी के जनरल मैनेजर थे। जिन्ना फ्रेडरिक की सलाह पर कारोबार सीखने के लिए लंदन गए और यहीं उन्होंने अपने नाम में जेना भाई से भाई हटाकर जिन्ना कर लिया। मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद भी पूंजा लाल ने अपने बच्चों की परवरिश खुले धार्मिक माहौल में की, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का प्रभाव था। इसीलिए जिन्ना शुरुआत में धार्मिक तौर पर काफी आजाद ख्याल और उदारवादी थे। वैसे कईयों को ये जानकर ताज्जुब होगा कि जिन्ना ने पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बनवाया था, लेकिन खुद जिन्ना इस्लामी रीति रिवाजों को नहीं मानते थे और न ही कुरान में दी गई हिदायतों का पालन करते थे। वे सूअर का गोश्त बड़े ही चाव से खाते थे। जिन्ना के बारे में कई किताबें लिखने वाले मोहम्मद वजीहुद्दीन भी ऐसा ही मानते हैं, जिनके मुताबिक जिन्ना को ना तो अरबी आती थी, ना फारसी और ना ही उर्दू। इस्लाम के बारे में उनका ज्ञान सती से भी कम था। इस्लाम के नाम पे कंट्री जरूर बना लिया होगा इन्होंने, लेकिन जिन्ना कोई ज़िंदगी में खुद जो है ना इस्लामिक वैल्यूज़ का उतना ज़्यादा कुछ पता था, ना उनको जो नॉर्म्स हैं क्या सही है क्या गलत है। वो विस्की और पॉर्क बहुत पसंद करते थे। तो ये साबित करता है कि जिन्ना कितने बड़े मुसलमान थे। ये हिस्ट्री, तारीख ने रिकॉर्ड कर रखा है। जिन्ना भले ही खुले मिजाज के रहे हों, लेकिन तारीख गवाह है जिन्ना की जहन नफरती थी। हिंदुओं से नफरत, हिंदुस्तान से नफरत। इस नफरती सोच से पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क वजूद में आया। इसीलिए पानेली मोटी गांव के लोग जिन्ना का नाम तक नहीं लेना चाहते हैं। वो शख्स मुल्क के बंटवारे का सबसे बड़ा विलन है, जिसकी जिद ने लाखों बेगुनाहों की जान ली थी। उसके साथ नाम कौन जोड़ना चाहेगा? तो सार्वजनिक विमर्श में मुस्लिम लीग से लेकर जिन्ना की वापसी तक और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सेकुलर होने के दावे तक पूरी कहानी राजनीतिक लगती है। ऐसा लगता है कि 2024 के मद्देनजर जानबूझकर कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। कुल मिलाकर वोटों के ध्रुवीकरण का भी ये प्रयास नजर आता है। इस डेवलपमेंट पर हमारी नजर बनी रहेगी। फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।